हैं जिनको अग्नि, वायु, आदित्य और ये अलग अलग नाम उनके बताया। अंगिरा। चार वेदों में क्या विषय है? ऋग्वेद में ज्ञान का विषय है, यजुर्वेद में कर्मकांड है, सामवेद में उपासना है, अथर्ववेद में विज्ञान की बातें की है। तो ये चीजें हमने देखा। और इन चारों वेद के उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आज हम आयुर्वेद के विषय में चर्चा करेंगे। और हैं तीन उपवेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो हमें याद होना चाहिए वेदों के उपखंड हैं उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और संहिता। चार ऋत्विक हैं जो वेद को, जिस वेद के ज्ञाता होते हैं, गाने वाले होते हैं, उच्चारण करने वाले ऋषि होते हैं, उनको बोला जाता है। जो ऋग्वेद का ऋषि होता है उसको बोलते हैं होता। यजुर्वेद का जो ऋषि होता है अर्धवर्यु। सामवेद का जो ऋषि होता है उसको उद्गाता बोलते हैं। अथर्ववेद का जो ऋषि होता है उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो ये हमने कल देखा था वेद के बारे में। वेदांग हैं, 6 वेद के अंग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। उपनिषद के बारे में भी थोड़ा सा देखा था। और आज का क्लास हमारा आयुर्वेद का है। आयुर्वेद क्या है? जो आयु का ज्ञान करवाता है वह आयुर्वेद। आयु का ज्ञान करवाता है तो वो क्या है? आयुर्वेद। तो बात आती है आयु का ज्ञान करवाता है तो आयु कितने प्रकार का हुआ? ये प्रश्न आया भी है, आता भी है कि आयु कितने प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार की आयु की बात की गई है। आयु 4 प्रकार की बताई गई है। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। ये हमें याद होना चाहिए। आयु कितने प्रकार की है? हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। आयुर्वेद के 3 क्या है? स्तंभ हैं। स्तंभ मतलब इन पे ही यह आयुर्वेद टिका हुआ है। वात, पित्त, कफ। ये हैं आयुर्वेद के स्तंभ। वात, पित्त, कफ। तो और 3 उप स्तंभ भी हैं। उप स्तंभ क्या है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ये हैं आयुर्वेद के 3 उप स्तंभ। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण, रोगी के विकारों का शमन। ये क्या है? आयुर्वेद के का उद्देश्य है। ये स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण और रोगी के विकारों का शमन, यह आयुर्वेद का उद्देश्य है। तो बात आती है स्वास्थ्य, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण। एक प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य है क्या? कोई बता सकता है स्वास्थ्य क्या है? किसको कहेंगे स्वास्थ्य? स्वास्थ्य क्या है? कोई एक्सप्लेन करे थोड़ा सा। एक मानसिक और भावनात्मक को स्वस्थ कहते हैं। स्वयं में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर, वात, पित्त, कफ का समता में रहना, ये स्वास्थ्य है। बैलेंस।
सर WHO के अनुसार जो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से पूरा फिट हो वही स्वास्थ्य है। सामाजिक पहलू भी आता है। जी सामाजिक। सुश्रुत संहिता में तो दिया गया है कि तीनों दोष बैलेंस हो जाने पे ही बैलेंस। और वही स्वास्थ्य है। हाँ, अभी आवाज ही हमारा म्यूट था। चलिए, तो ये परिभाषा, स्वास्थ्य की परिभाषा सुश्रुत संहिता में दी गई है। सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिये मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। ये है सुश्रुत संहिता की परिभाषा है। आवाज आ रही है सभी को? जी ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो टेक्स्ट मैसेज करेंगे। तो हमें आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण और रोगी के विकारों का शमन। यह आयुर्वेद का उद्देश्य है। तो एक प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स्व और स्थ। स्व का मतलब क्या है? स्वयं में। स्था का मतलब क्या है? स्थिति। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है स्व में स्थिति, स्वयं में स्थिति होना। और स्वास्थ्य जो होता है ये क्या होता है? कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। खलु धर्म साधनम मतलब जो हमारे जीवन का जो अर्थ है, पुरुषार्थ है, उसको प्राप्त करने का माध्यम क्या है? यह शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये साधन है शरीर। तो साधन तो दुरुस्त होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अगर हमको कहीं जाना है, साधन हमारे पास 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है या कुछ भी है, साधन सही नहीं होगा तो हम तो पहुंच नहीं लक्ष्य पर। तो हमारा लक्ष्य जीवन का क्या बताया गया है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों साध्य जो हैं, इनको प्राप्त करने का जो साधन है वो क्या है? शरीर है। तो स्वास्थ्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ठीक है। तो स्वास्थ्य क्या है? मनुष्य की प्रसन्नता की प्रसन्नता, खुशहाली, समृद्धि, क्रियाशीलता पर निर्भर होता है। स्वास्थ्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्ष का संगठित रूप क्या है? स्वास्थ्य है। लेकिन हमारे भारतीय संकल्पना बहुत विशाल संकल्पना है। पहले WHO की जो परिभाषा थी स्वास्थ्य की, वो क्या थी? पहले, इसके पहले, अभी इन्होंने बदला कुछ दिन पहले। पहले इनकी परिभाषा में था सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष नहीं था। आध्यात्मिक पक्ष को इन्होंने अब जोड़ा, बाद में जोड़ा कि अध्यात्म भी हमारे स्वास्थ्य का एक पहलू है। लेकिन सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने जो परिभाषा दी है, बहुत विशाल परिभाषा है। वो क्या है? वो ये नहीं कहती है कि सामाजिक, शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य है। अभी WHO ने आध्यात्मिक को भी जोड़ लिया। कि आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति हो, सामाजिक रूप से
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसने 4 चीजें जोड़ी हैं स्वास्थ्य के लिए। लेकिन आयुर्वेद की जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, उसने बोला है सम दोषः, दोष सम होने चाहिए। कौन से दोष? ये जो आयुर्वेद के 3 स्तंभ हैं, ये हैं 3 वात दोष, पित्त वात बात पित्त कफ कफ, ये तीनों क्या हो, बैलेंस में होने चाहिए। उसके बाद सम अग्नि, सम अग्नि, अग्नि 5 प्रकार की बताई गई है, ये पांचों अग्नियां क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसके बाद सम धातु, धातु बताया गया, 7 प्रकार के धातु बताए गए हैं शरीर में, क्या क्या, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हैं जो सब सम होनी चाहिए। और मलह क्रिया, मलह क्रिया में क्या है कि यह जो मल निष्कासन का क्रिया है, यह सही होना चाहिए। आज हमारे समाज में क्या है, 90% लोग पेट की समस्याओं से ग्रसित हैं, पेट की समस्या है, उनका पेट साफ नहीं होता है, मल निष्कासन सही से नहीं होता है। तो यह मल निष्कासन क्रिया, मल क्या है, जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो क्या क्या हमारे शरीर से बाहर निकलता है, एक तो मल निकलता है, एक मूत्र के रूप में यूरिन, एक पसीने के माध्यम से विकार बाहर निकलता है। तो ये तीनों चीजें सम्यक होनी चाहिए, होनी चाहिए। उसके बाद फिर यहीं पे आयुर्वेद रुकता नहीं है, महर्षि सुश्रुत यहीं पे रुकते नहीं हैं, कहते हैं प्रसन्न, प्रसन्न होना। और प्रसन्न कैसे होना, आत्मा से, प्रसन्न आत्म इंद्रिय, सारी इंद्रियां प्रसन्न हो, आत्मा प्रसन्न हो, मन भी प्रसन्न हो, स्वस्थ, इसको स्वास्थ्य कहा गया हमारे यहाँ भारत में। लेकिन आयुर्वेद वहां की, उनकी परिभाषा क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा क्या है, वे कहते हैं स्वास्थ्य केवल रोगों का अथवा अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य वो नहीं है कि अपंगता हो, रोग ना हो तो कहेंगे हम स्वस्थ हैं, ये तो निगेटिव परिभाषा हुई। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं स्वस्थ हूं, क्यों स्वस्थ हूं, क्योंकि मुझे कोई रोग नहीं है। रोग नहीं है मतलब कि absence ऑफ डिजीज, यू कैन से यू आर हेल्दी, आप स्वस्थ हैं, आप कह रहे हैं कि मैं फिट हूं, बीमारी नहीं है इसलिए फिट हूं, ये तो निगेटिव परिभाषा हुई। तो क्या बोल रहे हैं आयुर्वेद, इसने क्या कहा, स्वास्थ्य केवल रोगों अथवा अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति है। पहले की इनकी परिभाषा है, फिर बाद में इन्होंने आध्यात्मिक पक्ष को जोड़ा है। ठीक है, तो शरीर में क्या बताया, स्वास्थ्य में मानसिक रूप से स्वस्थ हो व्यक्ति, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो व्यक्ति, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, उसके बाद आध्यात्मिक पक्ष भी होना चाहिए। फिर क्या है, शरीर, इंद्रिय, मन एवं आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। अभी हमने देख लिया कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण, ताकि वो बीमार ना हो, यह आयुर्वेद का उद्देश्य है। अगर मान लीजिए बीमार हो भी गया तो उसको ठीक करना है, बीमारी को समाप्त करना है। तो यह आयुर्वेद का 2 उद्देश्य है। यह भी, ये कहाँ बताया गया है, चरक सूत्र में बताया गया है, हमें पता होना चाहिए। आयुर्वेद उपवेद है किसका, ऋग्वेद का, पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो आयु शब्द आता है, आयुर्वेद क्या करवाता है, आयु का ज्ञान कराता है। आयुर्वेद आयु का ज्ञान कराता है। आयु क्या है, कौन सी चीज है आयु? आयु जो है शरीर, इंद्रिय, मन एवं आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं, और इसके विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। इन चारों के संयोग से जीवन की सुखकर स्थिति को ही
आरोग्यता कहते हैं। आरोग्यता मतलब ये चारों, मन सही हो, शरीर सही हो, इंद्रियां सही हो, आत्मा सही हो, सब प्रसन्न हो, इसी को कहेंगे हम आरोग्यता की स्थिति में है, स्वस्थ हैं। अर्थात आयु शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ रहना ही क्या है? स्वास्थ्य है। तो हमने कितनी बात देखी? महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनते हैं कि आयु के प्रकार कितने हैं। तो 4 प्रकार की आयु बताई गई है, हित, अहित, सुख और दुख। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। फिर बात आती है आयुर्वेद के स्तंभ। स्तंभ आयुर्वेद का आधार है, क्या है? वात पित्त कफ। ये वात पित्त कफ आयुर्वेद का आधार है। और आयुर्वेद का उप आधार क्या है? उप स्तंभ क्या है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य यह आयुर्वेद के उप स्तंभ हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें याद होना चाहिए। उप स्तंभ और स्तंभ और आयु के प्रकार। फिर आयुर्वेद का उद्देश्य तो देख ही लिया, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण और बीमार व्यक्ति के विकारों का समन। यह आयुर्वेद का उद्देश्य हुआ। फिर बात करते हैं कि भोजन, आयुर्वेद में भोजन करने के लिए कितनी बार कहा गया है? तो 2 बार कहा गया है भोजन करने के लिए। एक प्रातः मध्याह्न से पूर्व 12 बजे से पूर्व और सायं 7 बजे से पूर्व 2 बार भोजन करने की बात कही गई है आयुर्वेद में। एक हमारा आहार का टॉपिक है, अलग से हम उसको लेंगे। सारे आहार आयुर्वेद के और ये मॉडर्न जो चिकित्सा पद्धति है वहां पर क्या है कॉन्सेप्ट, और हमारे ग्रंथों में आहार के विषय में, गीता में, हठ प्रदीपिका में, घिरण्य में क्या क्या बताया गया, सबका एक अलग से टॉपिक लेंगे, क्योंकि अलग से आहार के विषय में एक टॉपिक है सिलेबस में हमारे। तो भोजन ग्रहण की आयुर्वेद में बात जो की गई है 2 बार, सुबह और सायं। सुबह में दोपहर 12 बजे से पूर्व, सायं में 7 बजे से पूर्व। स्वास्थ्य की हमने परिभाषा देखा, क्या है स्वास्थ्य की परिभाषा में? सम दोषः, सम अग्निश्च, सम धातु, मलः क्रिया। एक बार यह प्रश्न आया था कि यह स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा किसने दी है? महर्षि चरक ने या सुश्रुत ने? सुश्रुत ने। हाँ, चरक और सुश्रुत दोनों आसपास में हैं, गुरु शिष्य हैं, लेकिन यह परिभाषा सुश्रुत ने दी है। ठीक है, तो सम सम की बात कहते हैं कि सम होनी चाहिए, युक्त होना चाहिए। वात पित्त कफ भी युक्त होना चाहिए, सम होना चाहिए। और अग्नि भी युक्त होना चाहिए, सम होना चाहिए। और धातु भी सम होना चाहिए। मल क्रिया भी सम्यक होनी चाहिए। और आत्मा, मन, इंद्रियां सब प्रसन्न होनी चाहिए। ये स्वास्थ्य है। उसके बाद क्या बताया गया है? दिनचर्या के बारे में वर्णन किया गया है। तो दिनचर्या में हम लोग जो करते हैं वही बातें हैं कि सुबह में जागरण, जब निद्रा से उठते हैं, आत्मबोध की साधना 10 मिनट अपने आप ध्यान करना चाहिए। उठने के बाद सबसे पहले ध्यान करना चाहिए, अध्याय जिसको आत्मबोध की साधना कहते हैं। फिर उसके बाद उठने के बाद उसके बाद ऊषा करना। सबसे पहले आयुर्वेद में कहा गया उषा पान सबको करना चाहिए। सुबह उठते ही पहले पानी, जल पीना चाहिए, उसको उषा पान बोला गया है। फिर अपने नित्य कर्म, शौच के लिए जाना, उसके बाद दंत धावन करना, जिह्वा निर्लेखन करना, फिर अभ्यंग करना, अभ्यंग मालिश, शरीर की मालिश। उसके बाद क्षौर कर्म। क्षौर कर्म में क्या हुआ? जैसे नाखून काटना, दाढ़ी, बाल, ये सब साफ सफाई करना, इन चीजों के बारे में बताया गया। फिर तो व्यायाम करना, फिर प्रातः भ्रमण करना, स्नान करना, वस्त्र धारण, संध्योपासना, फिर भोजन ग्रहण। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे दिनचर्या का। इसमें से कैसे प्रश्न आता है? एक बार प्रश्न आया हुआ है कि आत्मबोध की साधना कहाँ बताई गई है? तो
तो ये हमारे दिनचर्या में बताई गई है। तो इससे हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी चीजें हमारी रूटीन में दिनचर्या में होनी चाहिए। एक सीक्वेंस बताया गया है आयुर्वेद में, तो ये हमें ये पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, आगे चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि महत्वपूर्ण विषय क्या है हमारे एग्जाम से। हमने एक चार्ट बनाया है, आप सबके सामने होगा। यह चार्ट हमें समझना है। कोई भी आपको बना के दे सकता है, हमने भेजा है तो सबके पास गया हुआ है। लेकिन ये जो वात पित्त कफ है, ये क्या है, आयुर्वेद का स्तंभ है। वात पित्त कफ, इसको समझ लेना है आपको। 3 चीजें होती हैं, वात पित्त कफ। इन्हीं के इम्बैलेंस के, इन्हीं में जब असमानता होती है तो हम बीमार हो जाते हैं। जब ये समान रहता है तो हम बीमार नहीं होते। ये वात पित्त कफ, आयुर्वेद इसी पे काम करता है। आयुर्वेद जो काम करता है ये वात पित्त कफ के आधार पे काम करता है। अब वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, इसको समझना है। अपने आप को भी कोरिलेट करना है, समझना है कि मेरी प्रकृति क्या है। बहुत से लोगों को पता हो गया कि मेरी प्रकृति क्या है। कोई जानता है कि आपकी प्रकृति क्या है? किसी में वात ज्यादा होता है, किसी में पित्त ज्यादा होता है, किसी में कफ ज्यादा होता है। किसी को लगता है कि मेरे शरीर में वात ज्यादा है या पित्त ज्यादा है या कफ ज्यादा है। मैसेज करें, आपको क्या लगता है? ए वात, बी पित्त, सी कफ। आपको अपने प्रकृति क्या लगती है? ए वात, बी पित्त, सी कफ। क्योंकि आज आप समझेंगे कि आपकी प्रकृति क्या है, आपको आज समझ में आएगी। चलिए, तो किसी का वात ज्यादा लगता है, किसी का पित्त ज्यादा लगता है, किसी का कफ ज्यादा लगता है। जब हम किसी वैद्य के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो वैद्य हमें बताता है कि क्या है वास्तविकता में। लेकिन हम आज आपको कुछ टेक्निक बताएंगे जिससे हम समझेंगे, और यह एग्जाम में हमारे बिल्कुल हमको सिंपल कर देगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और वहां पे जानते हैं कैसे प्रश्न आता है? यूजीसी में प्रश्न आता है कि यह कौन सी चीज है जो वात वालों के लिए खाना चाहिए, कौन सी चीज है पित्त वालों को खाना चाहिए, कौन सी नहीं खाना चाहिए। जैसे मिष्ठान है, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। या वात व्यक्ति का कौन सा गुण होता है। तो हम इस तरीके से समझ लेंगे कि आप एकदम गेम इसको समझेंगे और आराम से प्रश्न देखते ही समझ जाएंगे उसका खेल क्या है। तो वात पित्त कफ सब कंफर्म हो जाती है। एक, चाहे वो वात हो, एक कफ हो। आप लोगों ने जो बताया अपने प्रकृति के बारे में, किसी ने कहा वात है, किसी ने कहा पित्त है, किसी ने, तो आपको मैं बताऊं आपने कैसे बताया। आपने बताया कि आपके शरीर में वायु तत्व ज्यादा है, इसलिए वात। और जिसको लगा कि शरीर में अग्नि ज्यादा है तो उसने कह दिया पित्त। जिसको लगा नहीं हमारे शरीर में जल ज्यादा है तो उसने कह दिया कफ। सही बात है ये? यस लिखकर भेजे, अगर ये सही बात है तो यस लिखकर भेजे। वाले ने किया और कफ वाले ने गलत किया।
ये नहीं अंदाजा लगा लिया कि हमारा एक प्रकृति है। सही बात है। इस लिख के यही बात है। कुछ और है? अपनी अंदर आया, वात है, पित्त है, वॉइस नहीं आ रही। नहीं स्वयं जी आपको वॉइस बीच बीच में कट जा आवाज आ रही है, रही अभी है? थोड़ी आ रही है, बट बीच बीच में कट जा रही है आपकी वॉइस। अच्छा, ठीक है, 1 मिनट वेट करो। तो अभी ठीक है स्वयं जी? जी जी, अभी ठीक है। हाँ, तो आपने जो वात पित्त कफ इसको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। वात का नाम आते ही आपको वात की जगह पे एक चीज याद आनी चाहिए कि वात में कौन कौन से तत्व से मिलके वात बना है। वात पित्त कफ, ये 3 चीजें हैं जो किसको, जो हमारे शरीर को डिस्टर्ब करती हैं, या वात पित्त कफ जब इसमें इम्बैलेंस होता है, असमानता होती, तो हम बीमार हो जाते हैं। और आयुर्वेद इलाज कैसे करता है ये भी आप समझ जाएंगे इसको समझकर। कोई व्यक्ति कैसे इलाज करता है आप इसको समझ जाएंगे बिल्कुल आराम से, ये बात समझ में आ जाएगी। तो वात, वात का मतलब क्या समझते हैं आप? वायु समझते हैं, ठीक है, सबको पता है। वात मतलब वायु। जिसने भी वात बताया होगा अपने बारे में, उसने बताऊं किस आधार पे बताया होगा कि मेरी प्रकृति वात है? उसको लगा होगा कि मेरे शरीर में वायु तत्व ज्यादा है, मैं दुबला पतला हूं, मेरा शरीर हल्का है। तो मेरा शरीर क्या है? दुबला पतला है, मेरा शरीर हल्का है, कम वजन है, तो उसको लगा होगा कि मेरा वात प्रकृति है, या तो किसी ने बताया होगा कि आपकी वात प्रकृति है। तो ये बात सही है ना कि वात वायु से संबंधित, आपने वायु के से आपने तुलना कर ली कि वायु हल्की होती है, रूखी होती है। तो इस तरीके से हमारे शरीर की प्रकृति है, इसलिए कुछ लोगों ने वायु तत्व बोला है, कुछ लोगों ने ए बोला है। 2-4 लोगों ने कहा ए है मेरा, वात है। क्यों सही कहा मैंने? अब बात करते हैं पित्त प्रकृति वालों की। पित्त प्रकृति, आवाज में प्रॉब्लम होगी तो टेस्ट मैसेज करेंगे। अगर पित्त प्रकृति आपकी, तो आपको क्या लगा होगा कि मेरे शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा है, मेरे शरीर में जलन ज्यादा होती है, उष्ण हीट ज्यादा रहता है शरीर, इसलिए आपने कह दिया मेरे तत्व में अग्नि तत्व ज्यादा है, पित्त है, मेरा शरीर का जो प्रकृति है वो पित्त अपने। क्या सही बात है ये? पित्त जो हमने कहा कि आपने अग्नि तत्व को, कि उन्होंने सोचा हमारे शरीर में जल तत्व ज्यादा है, और जल ज्यादा है, उनको लगा कि मेरा शरीर क्या है, मोटा है, भारी है और मुलायम है, ये मेरे शरीर में जल तत्व ज्यादा है तो कफ ज्यादा है। आपने ये इस आधार पे अपना शरीर, अपना रिजल्ट दे दिया कि मैं वात प्रकृति का हूं कि पित्त प्रकृति का हूं कि कफ प्रकृति का हूं। सही दिया, लेकिन इसके साथ में एक एक तत्व और भी होते हैं। जैसे जिसने वात अपनी प्रकृति बताई, उसके साथ में वायु के साथ में एक तत्व और होता है। जिसने पित्त प्रकृति बताई उसके साथ में एक तत्व और होता है। जिसने कफ प्रकृति बताई उसके साथ में एक तत्व और होता है। उन तत्वों को समझ ले। एक एक को तो आप सभी समझ रहे हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, दूसरे को समझना है। तो दूसरा तत्व कौन सा है? पहला तो वात में वायु है, दूसरा कौन है?
इसी पंच महाभूतों में से कोई होगा। तो दूसरा तत्व कौन सा है? दूसरा तत्व है आकाश तत्व। वायु क्या होती है? हल्की होती है। वात क्या होती है? हल्की होती है। खाली स्थान जो दिखाई नहीं देती है, आकाश भी दिखाई नहीं देता है, खाली स्थान है। तो वात प्रकृति में कौन कौन से दो तत्व हुए? वात प्रकृति में वायु और आकाश, पंच महाभूतों के ये वायु आकाश, ये दो तत्व हैं वात प्रकृति के तत्व। वात के तत्व हैं आकाश और वायु। एकदम ये बैठा लीजिए आपके शरीर अंतःकरण में कि वात प्रकृति में वायु और आकाश तत्व ज्यादा होता है। अगर आपके शरीर में वात ज्यादा है, मतलब वायु ज्यादा है, आकाश ज्यादा है, तो हमें कौन कौन से आहार खाने हैं ये हम कल समझाएंगे। ऐसे आहार खाने हैं जो वात देता है, जिसमें वायु हो, जिसमें आकाश हो, ऐसा आहार हमको बिल्कुल नहीं खाना है। हम इस बारे में देंगे, आज नहीं। हमको सिर्फ इतना ही समझना है, वात प्रकृति में वायु और आकाश तत्व ज्यादा है, ये दो तत्व से मिलके वात बनाता है। अब पित्त को समझते हैं। पित्त प्रकृति में, पित्त का मतलब क्या है? जो अग्नि तत्व है। अग्नि के साथ में एक तत्व और होता है, कौन सा होता है? अग्नि के साथ में जल तत्व होता है। अग्नि और जल मिलके क्या बनता है? पित्त बनता है। ठीक है, अग्नि और जल मिलकर पित्त बनता है। अग्नि तो होती है, उसके साथ में जल भी होता है। और कफ, कफ का निर्माण कैसे होता है? आपने जल देखा था, लेकिन जल के साथ में पृथ्वी तत्व होता है। कफ में जल के साथ में पृथ्वी तत्व होता है। तो इन दोनों तत्व आकाश और वायु के मिलने से वात का निर्माण होता है। पित्त में अग्नि और जल के मिलने से पित्त का निर्माण होता है। कफ में जल और पृथ्वी तत्व मिलके कफ का निर्माण होता है। हठ प्रदीपिका में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हठ प्रदीपिका में? हठ प्रदीपिका में हमने पढ़ा था कि 20 प्रकार के कफ रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग, 80 प्रकार के वात रोग कौन सी क्रिया से? धौती से समाप्त होते हैं, ऐसा बताया। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। जी आ रही है। ठीक है, तो हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था, तो सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी प्रकृति वालों को होता है? वात प्रकृति वालों को। वात की बीमारी 80 प्रकार की बताई गई है, और पित्त की बीमारी उसकी आधा बताई गई, कफ की बीमारी उससे कम बताई गई है। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, कफ प्रकृति वाले व्यक्ति से होते हैं, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, वात प्रकृति वाले से होते हैं। जिनका कफ प्रकृति ज्यादा होता है, उनका शरीर पता है कैसे होता है? उनके शरीर में जल की मात्रा ज्यादा होगी, उनके शरीर में पृथ्वी की मात्रा ज्यादा होगी। तो जल की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा? कफ ज्यादा है। पृथ्वी की मात्रा, जल की मात्रा ज्यादा है, मतलब कफ ज्यादा है। तो होगा क्या कि उनके शरीर मोटा होगा। ऐसे लोग खूब मोटे ताजे होंगे, खूब खाते वाते नहीं हैं, लेकिन खूब मोटे होंगे। कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, खूब डाइटिंग करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनका वेट ही नहीं कम होता है। ये उनका प्रकृति है, कफ प्रकृति है। और कफ प्रकृति का जो व्यक्ति होगा वो कैसे होगा? उसकी वाणी मधुर होगी, वो कौवे की जैसे नहीं बोलेगा। और क्या होता है? शीतलता होती है, शरीर उनका शीतल रहता है, और भारी होता है, उनका शरीर भारी होता है, स्थिरता होती है। वो कोई काम करेंगे तो बहुत धीमे धीमे करेंगे, एकदम आराम से करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं कफ प्रकृति वाले व्यक्ति। क्यों?
क्योंकि पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, जल तत्व का कैसे बहाव होता है? पृथ्वी तत्व जल तत्व के साथ मिला हुआ है तो धीरे धीरे एक्टिविटी करेगा। भारी है इसलिए धीरे धीरे करता है। मृदु है, बोलेंगे बहुत प्यार से बोलेंगे, बहुत धीमे से बोलेंगे, चिल्लाएंगे नहीं। वो नरम होते हैं, उनका स्किन कैसा होता है? मुलायम होता है, स्निग्धता होती है। ये कफ प्रकृति वाले व्यक्ति। वहीं वात वाले क्या होंगे? वात वाले खूब खाएंगे, दबा के खाएंगे, लेकिन उनके शरीर पे मांस नहीं चढ़ता है। कितने लोग ऐसे होंगे इसमें, खूब खाते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा मोटे हो जाएं, थोड़ा सा वेट बढ़ा ले, बढ़ता ही नहीं उनका वेट। अग्नि तत्व, उनके शरीर में वात ज्यादा है, वात प्रकृति के व्यक्ति हैं। हम इस पे कल बात करेंगे कि किसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम बात नहीं करेंगे, हम आपको ऐसे समझा देंगे, आप खुद ही बताएंगे ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए। हमें बात सिर्फ इतनी आज की समझना है। वात प्रकृति का जो व्यक्ति होगा कैसे होगा? रूखा होगा एकदम, शरीर से भी रूखा होगा, वाणी से भी रूखा होगा। वाणी से भी बोलेगा जैसे लगेगा कि कोई काक काक भुसुंडी जी बोल रहे हैं। टाए टाए एकदम आवाज होगी उसकी, तनिक भी मधुरता नहीं होगी। हल्का होगा एकदम, शरीर हल्का होगा एकदम, दुबले पतले होंगे, चंचल होंगे। वायु का, आकाश का क्या है? आकाश वायु, इसका गुण ही है चंचल स्वभाव। वायु के समान शीघ्रगामी होंगे, तेज काम करने वाले होंगे, कोई काम करेंगे जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो यह वात प्रकृति के व्यक्ति का स्वभाव है। वात प्रकृति का व्यक्ति का स्वभाव है, मतलब वायु और आकाश का स्वभाव है। वही पित्त प्रकृति वाला कैसा होगा? पित्त प्रकृति में अग्नि ज्यादा है, कटुता है, कटु, तीक्ष्णता है, अग्नि के समान तीक्ष्ण होगा, कटु होगा, उष्णता होगा, उष्ण होगा। किसी किसी को पित्त निकलता है, किसी को शरीर में ज्यादा पित्त बनता है, वोमिटिंग होने लगती है, वमन करना चाहिए, ऐसा बोला गया है इनके लिए। अम्लीय होगा उनका शरीर, अम्ल ज्यादा होगा, एसिड ज्यादा होगा, दुर्गंध आती है। तो ये है पित्त प्रकृति के व्यक्ति। अब हम थोड़ा सा समझते हैं वात प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसमें महत्वपूर्ण क्या होती है? वायु होती है। तो 5 प्रकार की वायु बताई गई है: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। हमने एक बड़े सिस्टम से आपको एक चार्ट बनाया है ताकि थोड़ी सी बात इस चार्ट से समझ सके। 5 वायु होती है: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये वायु क्या है? प्राण कहाँ है? सबको पता है, हृदय में है। अपान कहाँ है? ये सबको पता है, ये नीचे के भाग में शरीर से जो अनावश्यक पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम करती है। समान कहाँ है? सबको पता है, हमने कई बार पढ़ा है, एक बार नहीं कई बार पढ़ा है। समान वायु आमाशय में होती है जो भोजन को पचाने का काम करती है। उदान कहाँ है? सबको पता है, कंठ में है। जो इसका प्रमुख काम क्या है? ये पूर्व अगला जन्म दिलाती है उदान वायु। व्यान क्या है? संपूर्ण शरीर में है, बाल, नाखून, ये सब मरने के बाद भी व्यान शरीर में रहती है। तो ये 5 वायु हैं। जो वात प्रकृति है उसमें 2 तत्व होता है, वायु और आकाश। इतनी बात सभी को समझ में आई? वायु लिख के भेजे मैसेज। 80 प्रकार का रोग होता है वात प्रकृति के व्यक्तियों से। फिर बात करते हैं पित्त प्रकृति की। वात से आधा रोग होता है, पित्त प्रकृति वालों को 40 प्रकार का रोग होता है। और पित्त में ज्यादा क्या होता है? एक तो अग्नि होती है, भाई पित्त है ये जलन वाला है, अग्नि तत्व है, अग्नि होगा उसके साथ में जल भी होगा। अग्नि और जल 2 होता है। इसका क्या? उष्ण होता है, हीट होता है, तीक्ष्ण होता है, अग्नि जैसे तीक्ष्ण होती है, द्रवता होता है, दुर्गंध होता है, कटुता है, अम्लीय है, अम्ल तत्व होता है अग्नि इसमें। पित्त में, पित्त कैसा होता है? एकदम कड़वा, कभी कभी गले में आ जाता है पित्त,
तो कैसा लगता है, तीखा तीखा जलन लगता है, बर्निंग होता है पूरे ये गले में या छाती में, कभी कभी बर्निंग जैसे जलन जैसे होने लगता है, तो वो पित्त होता है, उसमें अग्नि होती है, इसलिए वैसा लगता है। तो ये पित्त हैं। पित्त का काम क्या, कौन कौन से हैं? पाचक, रज्जक, साधक, आलोचक, भ्राजक। इनको याद नहीं करना है, सिर्फ हम समझने के लिए बोला। पाचक क्या है? आमाशय में होता है, पाचन का काम करता है। रज्जक क्या है? यकृत में, प्लीहा में, ये जो लीवर से जो रस निकलता है इसी यही है। साधक क्या है? हृदय में है। आलोचक नेत्र में है। भ्राजक त्वचा में है। याद नहीं करना है, हमने लिख के दे दिया है बस। अब बात करते हैं कफ प्रकृति का। कफ प्रकृति का व्यक्ति होता है, सबसे कम बीमारी कफ प्रकृति वाले के होती है। 20 प्रकार की बीमारियां होती हैं, लेकिन बहुत भारी होते हैं शरीर के। आपको आसपास में दिखाई देते होंगे कुछ लोग कि शरीर भारी है, बहुत भारी है, मोटे हैं, बहुत प्रयास करते हैं। कितने लोग तो फोन करते हैं मेरे पास, सर मुझे वेट लूज करना है। हम तो ऐसा कुछ करवाते भी नहीं है बहरहाल कि वेट लूज करने वाला योगा करवाएं। तो बहुत से लोग फोन करते हैं कि मुझे वेट को लॉस करना है, बताइए क्या करें। तो जिसकी प्रकृति ही है कफ प्रकृति, तो उसको क्या करना है? उसको कफ की जो चीजें हैं वो खाने के लिए मना कर दो, अग्नि को वात की चीजों को खाने के लिए कहो, जिसमें जल और पृथ्वी तत्व ना होता हो उसको खाने के लिए कह दो, यही खाओ, बाकी जल और पृथ्वी तत्व वाला चीज ना खाओ, तो अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो कफ प्रकृति में क्या होता है? जल और पृथ्वी तत्व होता है। क्या क्या है कफ में? क्या क्या चीजें होती हैं? क्लेद होता है, अवलंबक होता है, बोधक होता है, तर्पक होता है, श्लेषक होता है। ये कुछ चीजें हैं जो क्या है हम आगे समझते हैं। आगे का पीडीएफ है हमारे पास, क्या है उसमें? पेज है, जो अगला पेज है हम समझेंगे। यह सप्त धातु को, 7 धातुएं होती हैं हमारे शरीर में, जिसको कहा सम धातु। सुश्रुत ने सम धातु कहा, धातु को सम करने की बात कही। कौन कौन सी धातु हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस से किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। जब हम कुछ खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उस भोजन से सबसे पहले शरीर में जब पाचन क्रिया होती है, आमाशय से भोजन आगे बढ़ता है तो रस के फॉर्म में जाता है। जो मटेरियल जाता है वो छोटी आंत में जाकर क्या हो जाता है? ऑब्जॉर्ब हो जाता है। जितने भी रस होते हैं शरीर में सोख लिए जाते हैं। तो शरीर रस को सोख कर क्या बना देती है? रक्त बना देती है। फिर रक्त से किसका निर्माण होता है? मांस का निर्माण होता है। मांस से मेद का निर्माण होता है। मेद से अस्थि का निर्माण होता है। अस्थि से मज्जा का निर्माण होता है। फिर उस मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। शुक्र से ओज का निर्माण होता है। ये सीक्वेंस है निर्माण होने का। और यही चीजें हमारे उसमें भी बताया गया है, जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, उसमें भी यही सीक्वेंस, यही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। उनका भी वही चीजें मानना है कि कैसे होता है। एक मिनट। तो ये क्या मानते हैं जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है कि सबसे पहले प्लाज्मा, फिर ब्लड, फिर मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद फैट का निर्माण, फिर बोन का निर्माण, बोन मैरो का निर्माण, फिर इस तरीके से एक सीक्वेंस वो भी बताते हैं कि क्या क्या निर्मित होता है। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि रस से रक्त का,
रक्त से मांस का, मांस से मेद का, मेद से अस्थि का, अस्थि से मज्जा का, मज्जा से शुक्र का। ये सीक्वेंस है निर्माण होने का। जब रस से रक्त बनता है तो उसके बाद कुछ वेस्ट मटेरियल भी बच जाता है, पूरा रस रक्त नहीं हो जाता है। अगर 1 लीटर रस है तो उसमें से कितना 100-200 ग्राम ही रस से, लीटर रस से 100-200 ग्राम रक्त बनेगा। बाकी 800 ग्राम 600 ग्राम क्या हो जाएगा? कफ हो जाएगा, थूक हो जाएगा, बलगम हो जाएगा। फिर रक्त से मांस पूरा नहीं बन जाता है, रक्त से कुछ 10% ही मांस बनता है, बाकी क्या हो जाता है? पित्त हो जाता है। फिर मांस से पूरा मेद नहीं बन जाता है, कुछ मल बन जाता है, मांस से कुछ मल हो जाता है, कुछ मेद हो जाता है। फिर पूरा मेद से पूरा अस्थि नहीं बन, पूरा मेद अस्थि नहीं हो जाएगा, मेद से कुछ अस्थि बनता है, और पूरा अस्थि से फिर कैसे मज्जा वही निर्माण होता है, अस्थि में ही मज्जा का निर्माण होता है, मज्जा में शुक्र का निर्माण होता है। तो ये एक सीक्वेंस बताया गया है क्या क्या कैसे निर्माण होता है। अभी हमने वात पित्त कफ 3 चीजें समझी। यहाँ पे आपको वात में क्या समझना है? वायु और आकाश। पित्त में क्या है? अग्नि और जल। और कफ में क्या है? पृथ्वी और जल। ये 3 वात पित्त कफ में 2-2 तत्व हैं। दोनों तत्व क्या हैं बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं वात का नाम लूं तो तुरंत आपको वायु और आकाश ध्यान में आना चाहिए। मैं कफ का नाम लूं तो आपको पृथ्वी और जल ध्यान में आना चाहिए। अब हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो प्रश्न से पूछते, प्रश्न यहाँ से क्या पूछे जाते हैं कि रस, कितने प्रकार के रस हैं? कितने रस बताए गए हैं, किसी को पता है? कितने रस हैं? नमस्ते सर, 3 प्रकार के। कौन कौन से? 3 प्रकार का रस नहीं है, रस 6 प्रकार का। 6 प्रकार के हैं भैया। हाँ, रस 6 प्रकार का बताया गया है। कौन सा 6 है? सबसे पहला तो मधुर रस है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। हाँ, ये 6 रस को हमको समझ लेना है। और एक मजे की बात ये है कि इन 6 रस में, जैसे वात में 2 तत्व था, पित्त में 2 तत्व था, कफ में 2 तत्व था, सबको पता चल गया है ना वात में कौन 2 तत्व है, पित्त में कौन सा 2 तत्व है, कफ में कौन सा 2 तत्व है, सबको पता चल गया है ना। अभी ऐसे ही हमको इन 6 रसों में पता कर लेना है कि इन 6 रसों में कौन सा तत्व है। अभी मधुर सबसे पहला रस है, मधुर सबको प्रिय होता है, हमको प्रिय है, आपको भी प्रिय होगा, होना भी चाहिए। मधुर रस है, मिष्ठान है। सुस्निग्ध मधुराहार, मधुर हार करने की बात कहते हैं स्वात्माराम जी। तो मधुर है, मीठा है, सबको पसंद होता है। तो मीठे में कौन कौन सा तत्व होता है? मीठे में 2 तत्व होता है, कौन कौन सा? एक तो पृथ्वी, दूसरा जल। पृथ्वी और जल तत्व। तो मीठे में पृथ्वी है, जल है, किसको नहीं खाना चाहिए? किसके लिए ये जहर समान है? जो कफ प्रकृति का व्यक्ति है उसको तो मीठा छूना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कफ पहले ही उसके शरीर में पृथ्वी और जल ज्यादा है, और मीठा खाएगा जल और पृथ्वी और ज्यादा हो जाएगा, तो उसको तो छूना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो अब हम स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है इसको समझ लें। स्वास्थ्य ये है कि ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये शरीर में समान होने चाहिए। लेकिन कफ में क्या होता है कि समान होने के बजाय जल और पृथ्वी ज्यादा हो जाता है। वात में क्या होता है? आकाश और वायु ज्यादा हो जाता है।
और पित्त में क्या होता है, अग्नि और जल ज्यादा हो जाता है। तो जब जो ज्यादा हो गया है तो उस आहार को तो हमको नहीं खाना है, सबको पता है कि जो चीज हमारे शरीर में बढ़ा है वह उस आहार को तो नहीं लेना है, उसके अपोजिट लेना है जो उसको कम करे। तो मधुर में क्या क्या चीजें होती हैं, पृथ्वी और जल। मधुर आहार किसके लिए अच्छा है ये बताइए। वात प्रकृति वाले भैया व्यक्ति के बात लिए बहुत प्रकृति के अच्छा लिए। है। दबा के खाए, वो जो दुबला पतला व्यक्ति है उसके शरीर में क्या ज्यादा हो गया है, आकाश और वायु ज्यादा हुआ है, तो उसको मीठा खाना चाहिए। पृथ्वी और जल अधिक बढ़ेगा, जब पृथ्वी जल अधिक बढ़ेगा तो उसके बराबर पहुंच जाएगा, तो वात की बीमारी खत्म हो जाएगी। भैया और प्रकृति वाले को क्या खाना चाहिए? अभी तो एक ही रस देखे हैं सुधा जी, परेशान क्यों होती हैं, अभी तो एक ही जी समझा है हमने, मधुर ठीक है रस। भैया। मधुर रस में पृथ्वी और जल तत्व होता है। पृथ्वी और जल तो होने के कारण हमको ऐसा आहार नहीं खाना है, जो ऐसे व्यक्तियों को नहीं खाना है जिसके शरीर में पृथ्वी की मात्रा अधिक हो या जल की मात्रा अधिक हो। लेकिन मधुर आहार पित्त वालों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, नुकसान तो अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में पहले ही जल की मात्रा है। अगर पृथ्वी खाद तो जल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मीठा पित्त प्रकृति वालों को खाए, ठीक ना ठीक, मतलब उनको संयम रखना चाहिए। रस है अम्ल रस। अब मधुर रस में कौन कौन सी चीजें आएंगी, घी, गुड़, मिठान नहीं है, कितना मिष्ठान का नाम आप सभी बताएंगे, आपके यहाँ जो जो फेवरेट होगा सब बता देंगे। तो ये है। राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है, लिख के भेजेंगे, बोलना नहीं, लिख के भेजना है। देखते हैं किसको किसको पता है। अपने देश की राष्ट्रीय मिष्ठान कौन सा है। भैया जलेबी। हाँ हाँ, तो कि सबको पसंद होता है ये राष्ट्रीय है। तो मधुर में घी हुआ, गुड़ हुआ, जो भी मधुर चीजें होती हैं, और मधुर जब हम खाते हैं तो क्या लगता है, हमको तृप्ति मिलती, वाह आनंद आ गया, प्रसन्नता मिलती है। और चिपचिपा होता है ये एक लक्षण बताया हमने। तो ये मधुर को हमने सभी ने समझ लिया, मधुर किसको खाना है किसको नहीं खाना है। जिसके शरीर में पृथ्वी और जल तत्व दिखा हो, जिनके शरीर में पृथ्वी और जल को उनको खाना है। अब हैं आमले। आमले क्या है, खट्टा। अम्लों को क्या बोलते हैं, खट्टा बोलते हैं। और इसमें भी कौन कौन से, इसमें भी दो तत्व होते हैं, अम्ल में भी दो तत्व होते हैं। कौन कौन से, एक तो अग्नि होती और एक पृथ्वी होती। अग्नि और पृथ्वी ये दो तत्व हैं, अग्नि और पृथ्वी। तो वात पित्त कफ में ऐसा तो कोई था नहीं जिसमें अग्नि और पृथ्वी हो। मतलब मोटे व्यक्तियों को होना चाहिए, कफ को भी बचना चाहिए, और पित्त वाले को भी बचना चाहिए। कफ वाले को इसलिए बचना चाहिए क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व है, और पित्त वाले को इसलिए बचना चाहिए क्योंकि इसमें अग्नि तत्व है। तो कौन कौन सा है इसमें, अम्ल में, खट्टे में पृथ्वी और अग्नि। और इसका उदाहरण कौन कौन सा है हमारे सामने, अम्ल तत्व का खट्टा पदार्थ कौन कौन सा है, नींबू है, इमली है, अनार है, तक्र है, कैथ है, करौंदा है। ये सब क्या है, खट्टे हैं, जिसको हम खाने, नाम भी सुनने के बाद मुंह में पानी आ जाता है, लार आ जाता है। जब खाते हैं तो दंत एकदम क्या हो जाता है, दंत हर्ष हो जाता है, दंत अजीब सा हो जाता है। भौवे लोग सिकोड़ते हैं इसको खाने के बाद, इमली खाने के बाद कैसे करते हैं, चेहरा ऐंठते हैं सभी लोग, संकुचन करते हैं। ये है अम्ल, जिसमें कौन कौन सा तत्व होता है, अग्नि और पृथ्वी। अगले तत्व की बात करते हैं, लवण तत्व।
लवण तत्व में क्या होता है? लवण क्या है? नमक। नमकीन को, नमक को लवण बोलते हैं। तो कौन कौन से तत्व में इसमें होता है? एक अग्नि तत्व होता है, दूसरा जल तत्व होता है। लवण कहाँ से बनता है? नमक कहाँ से बनता है? जल से बनता है, समुद्री जल से बनता है। तो एक तो जल होगा, दूसरा अग्नि तत्व होता है। जल में अग्नि होता है, अग्नि। और जल और अग्नि दो तत्व किसको नहीं खाना चाहिए बताइए? जल और अग्नि है तो नमक किसको नहीं खाना चाहिए? किसके लिए खतरनाक है? सर पित्त वाले को। हाँ, पित्त। पित्त वाले के लिए खतरनाक है, पित्त वाले को नहीं खाना चाहिए। और किसके लिए अच्छा है? वात प्रकृति वाले के लिए अच्छा है, लेकिन पित्त वाले के लिए नहीं अच्छा है। तो लवण में कौन सी चीजें आती है? सेधा नमक। ये नमक क्या है? लवण है। इसको पित्त प्रकृति वालों को बचना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में जल और अग्नि ज्यादा है, और इस नमक में जल और अग्नि ही होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कटु। कटु क्या है? तीखा। तीखे में, कटु में क्या क्या तत्व होता है? वायु और अग्नि। वायु और अग्नि। वायु अग्नि होता है। क्या है ये वायु अग्नि? तीखा है, कटु है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें क्या क्या चीज आती है? हींग हो गया, मरीच हो गया, यूरिन, मूत्र। ये चीजें क्या हैं? कटु होती हैं, तीखी होती है, तीखा, जिसमें अग्नि तत्व और वायु तत्व होता है। अभी एक चीज और हमने लिखा है, अम्ल लवण कटु के ऊपर हमने लिखा है विदाही रस। दो प्रकार के रस होते हैं, रस 6 होते हैं, लेकिन दो प्रकार के हैं। 3 विदाही है, 3 अविदाही है। विदाही का मतलब कोई समझता है क्या होता है? विदाही का मतलब होता है दाही, दाह कारक। दाह कारक का मतलब है जो जलाने वाले हैं, दाह करने वाले हैं। तो दाह कौन करती है? अग्नि तत्व करती है। तो जिसमें जिसमें अग्नि तत्व है वो रस कौन से रस हो गए? विदाही रस। एक बार सुनाया है कि विदाही रस कौन सा है? यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है, विदाही कौन सा रस है। तो अब तो हमको लगता है पता चल गया होगा कि अग्नि तत्व तो ही में है, 6 रस है। मीठे में तो अग्नि तत्व है नहीं, 3 में है, अम्ल में है, लवण में है और कटु। तो अग्नि में जो है उसको बोलते हैं विदाही रस। इसमें अग्नि नहीं होती है उसको बोलते हैं विदाही रस। ठीक है, बात समझ में आई? ये उन रस भी देख लेते हैं, तब समाप्त करेंगे क्लास को 5 मिनट में। तिक्त, छठा सर रस है एक तिक्त बार रस। सर एक पूछना था, मरीच मतलब क्या होता है? मरीच मतलब होता है जो मिर्च होता है, मिर्च। अच्छा सर। मरीच। अब हम करते हैं 5वां रस है तिक्त रस। तिक्त, तिक्त क्या होता है? कड़वा होता है। तीखा, कड़वा, कसैला, ये अंतर है। कुछ लोग तीखे, कड़वे, कसैले को एक ही समझते हैं, लेकिन एक नहीं होता, अलग अलग होता है। तिक्त क्या है? तिक्त है कड़वा। और इसमें कौन कौन से है? वायु और आकाश। इस तिक्त तत्व को किसको नहीं खाना चाहिए? जिसमें वायु और आकाश तत्व होगा उसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए तिक्त। किसको नहीं खाना चाहिए? वात प्रकृति के व्यक्ति को। वात प्रकृति के व्यक्ति को तिक्त चीजें नहीं। वात प्रकृति का व्यक्ति है उसको नीम का धातु नहीं करना चाहिए, करेला नहीं खाना चाहिए, गिलोय नहीं पीना चाहिए, पटोलक नहीं खाना चाहिए। ये क्या है? कड़वी है और उसमें वायु और आकाश तत्व ज्यादा है, ठीक है। तो उससे और उनका वात बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं आहार पता होना चाहिए हमको क्या खाना क्या नहीं खाना। अगला बात है कसाय रस। क्या है? कसाय रस कसैला रस है, कसैला, जिसमें क्या क्या चीज है? वायु और पृथ्वी तत्व होता है। इसके उदाहरण कौन है? हरड़, बहेड़ा, गूलर, ये सब हैं।
ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि वायु और पृथ्वी ये अविदाही रस कौन कौन से हैं? मधुर, तिक्त, कसाय, ये अविदाही रस हैं। विदाही रस कौन से हैं? अम्ल, लवण, कटु, विदाही रस हैं। थोड़ा सा ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। आप कल जब क्लास समाप्त होगी तो आप कहेंगे ये तो अब हमको कोई भी कितना भी प्रश्न पूछ ले इसके बारे में हम तो सही करेंगे। आज एक आधार मन में बना है, कल कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमको याद ही नहीं हुआ। कल याद हो जाएगा, इसी क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो इसको हम कल समाप्त करेंगे। एक ही दिन का टॉपिक था लेकिन हमको जल्दबाजी क्या है। ठीक है ना? किसी का प्रश्न है अभी तो बताएं। ये पटोल क्या होता है? तिक्त। परवल परवल। ओ, जो परमल होती है। हाँ, परवल बोलते हैं, परवर बोलते हैं, अलग अलग जगह पे चीजें हैं। और उसमें बोला गया है सुंठी पटोलक, पटोलक बोला गया है। फलादिक पंच साकम अठप्रदीपिका में। हाँ जी। किसी का प्रश्न कुछ हो तो बताएं। सर एक साथ इंसान में दो प्रवृत्ति भी तो हो सकता है ना? हाँ देखिए, दो प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जो तीन गुण ये है वात, पित्त, कफ, ठीक है, इन तीनों को समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो हम स्वस्थ हैं। जैसे ही इन तीनों में इम्बैलेंस होता है हमें हमारे अंदर बीमारी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि तीनों को बराबर रखना, तीनों को बराबर रखना। ठीक है, तो किसी में वात जी ज्यादा सर। होता है, किसी में पित्त ज्यादा होता है, किसी में कफ ज्यादा होता है। कोई न कोई एक ही ज्यादा होगा। जैसे गुणों में होता है रजोगुण, सतोगुण, है तमोगुण, ऐसे ही ये तीन हैं। ठीक है ना? कोई एक ज्यादा होता है जी तो सर। उसको हम नीचे करने के लिए, और ये जो ज्यादा होता है उसमें दो दो ये पृथ्वी महाभूत के तत्व होते हैं, दो दो होते हैं सभी में। चलिए कल और अच्छे से समझ में आएगा, कल बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाएगा। आप कहेंगे अब तो हम इसके मास्टर हो गए, आयुर्वेदाचार्य हो गए, हम वैद्य हो गए, हम हमें चीजें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई। अब आप इलाज भी कर सकते हैं। आप बताएंगे, किसी मोटे व्यक्ति को देखेंगे तो कहेंगे मीठा नहीं खाना, आपके अंदर में पृथ्वी और जल ज्यादा है। या किसी दुबले पतले व्यक्ति को देखेंगे तो आप कहेंगे आप मिठाई खाओ खूब। ठीक है ना? तो कल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी भैया। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हेलो। हरिओम सर। हाँ हरिओम सर। शांति सर जी, हरिओम। बताएं ये बताएं। जो आपने चार्ट बनाया है, हम्म। वात पित्त कफ सप्त धातु और विदाही रस और अविदाही रस वाला, हम्म। वो कल थोड़ा एक बार और समझाइएगा। ये बहुत जरूरी है और बहुत ठीक से समझने भी, पूरा मैं नहीं समझ पाया। समझ परेशान में तो नहीं आया। होना, आपको टाइम से जुड़िए। कल किसी एक भी व्यक्ति जो क्लास करेगा, कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बिना समझे जाएगा। सबको मैं समझा के संतुष्ट करके तभी भेजूंगा। जी परेशान नहीं होना। इसीलिए मैंने कई बार ये शब्द बोला कि परेशान नहीं होना है। कल ये क्लास जब हमारी कल समाप्त होगी 9 बजे, तो आप कहेंगे अब मैं इसका मास्टर हो गया हूँ। जी, हाँ क्योंकि बहुत ठीक। जरूरी चीजें हैं और ये समझ में तो आया है, लेकिन इसको और समझने की जरूरत है जो पर्याप्त तो नहीं मुझे पता है ना, मुझे पता है कि किसको समझ में आया किसको नहीं आया। और इसीलिए मैंने एक दिन में भी मैं ये, कितने लोग कहते हैं नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दो। नोट्स भेज देने से वो थोड़ी ना समझ जाएंगे। ये मुझे पता है कि 2 दिन में समझ जी में आएगी, इसलिए मैंने 2 क्लासेस पे रखा है। आज हमने समाप्त नहीं किया है इसको। ठीक है ना? जी परेशान जी। नहीं होना बिल्कुल।
हरिओम सर जी। हरिओम 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 सर। हरिओम हरिओम भैया। हरिओम सर। हरिओम सर। जी सर। हरिओम